मनी ट्रांसफर से लेकर रोजमर्रा के तमाम बिल जिनको भरने के लिए आपको बैंक या अन्य सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है, वो भी अपने कई जरूरी काम छोड़कर, इन सभी पेमेंट्स को अब आप बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों में कभी भी कहीं से भी अपने स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट से जहां आपके समय की तो बचत होती ही है, साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो पैसा खर्च होता है उस पैसे को भी अब आप सेव कर सकते हैं। तो है ना ऑनलाइन पेमेंट एक कमाल की चीज। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट डिजिटल पाठशाला, जिसमें हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट एप्स का इस्तेमाल कैसे करें। दूसरा सेगमेंट अर्थनीति, जिसमें बात होती है बैंकिंग और ट्रेडिंग की। और हमारा तीसरा और आखिरी सेगमेंट होता है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम कृषि से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट डिजिटल पाठशाला। हमने अब तक आपको भीम यूपीआई ऐप की पूरी जानकारी दी, आईडी क्रिएट करने से लेकर तमाम वो ऑप्शन आपको फुल डेमो के साथ समझाए, जिनका इस्तेमाल कर आप बड़ी आसानी से अपने स्मार्टफोन के जरिए सभी तरह के लेन देन कर सकते हैं। इस सेगमेंट में आज हम आपको एक और ऐप की जानकारी देने जा रहे हैं और उस ऐप का नाम है एसबीआई योनो ऐप। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट साहिल गोयल जी। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे एसबीआई योनो ऐप की। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या है एसबीआई योनो ऐप और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम योनो ऐप की बात करते हैं, एसबीआई योनो ऐप, तो ये एक तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है एसबीआई का। इसमें एसबीआई ने कोशिश की है कि ग्राहकों को ज्यादातर जो है डिजिटलाइजेशन के वे में लेके आया जाए। इसके लिए जो मेन प्रोसीजर यही है कि अगर वो जितने भी बैंकिंग के काम है, जैसे उनको कोई ऑनलाइन स्टेटमेंट देखना होता है, कुछ पेमेंट करने होते हैं, कुछ हिस्ट्री चेक करनी होती है, उसके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि इसके ऊपर फीचर्स लेके आए एसबीआई योनो ऐप के ऊपर, ताकि ग्राहकों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो सबसे पहले इसके फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ फीचर्स इसमें मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर सबसे पहले अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें सबसे पहले जो है अपनी आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। आईडी के लिए जब हम इसको जो है गूगल प्ले स्टोर से हम इसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जो है इसमें हमें वो 2 ऑप्शन देता है। एक जो इसके करंट अकाउंट होल्डर है उनके लिए, और एक जो नॉन अकाउंट होल्डर्स है उनके लिए। जो नॉन अकाउंट होल्डर्स हैं वो इसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन अगर उनको कोई लेना है, या कोई व्हीकल लोन अगर उनको लेना है, या अगर उनको इस एसबीआई के अंदर अगर अकाउंट खुलाना है तो इसके लिए वो इस प्रोसीजर के थ्रू जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो दूसरे यूजर जो ऑनलाइन ऑलरेडी इसके यूजर हैं, अकाउंट होल्डर हैं, वो जाते हैं। वहां पे जाने के बाद वो क्या करते हैं, इसमें एसएमएस एक आता है, ओटीपी के थ्रू आता है, और देन वो ऑथेंटिक करता है कि हाँ ये अकाउंट होल्डर जो है रजिस्टर्ड है। लेकिन उसके लिए जो है उसका डिजिटल केवाईसी होना जरूरी होता है। मतलब कि जब भी उसने अकाउंट खुलवाया हो तब उसने डिजिटल के ऊपर क्लिक किया होगा, तभी उसका वो अकाउंट जो है ऑनलाइन डिजिटल जो है ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि हमने भीम यूपीआई में भी जाना था कि सबसे पहले तो आपको आईडी क्रिएट करनी पड़ती है लॉगिन करने के लिए, तो ऐसे ही इस बार भी हमें आईडी क्रिएट करनी है। तो हमने फीचर्स की बात की, तो लास्ट टाइम हमने जाना था उसमें, उससे आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें आप अकाउंट हिस्ट्री देख सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ फीचर्स हैं साहिल जी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें भी अगर आप देखेंगे भीम यूपीआई की तरह ही फीचर्स इसके अंदर हमें मिलते हैं। अगर हम देखते हैं इसके अंदर हिस्ट्री भी हमें देखने को मिलती है, यूपीआई का भी इसमें लिंक रहता है। जैसे एसबीआई योनो यूपीआई के थ्रू हम जो है पेमेंट्स का लेन देन जो है डिजिटल वे में कर सकते हैं। अगर किसी को हमें ट्रांजेक्शन करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इंश्योरेंस, आईपीओ के अंदर भी अगर हमें कोई अलॉटमेंट करना है तो वो हम सब फीचर इसके अंदर यूज कर सकते हैं। फास्ट टैग की जैसे पेमेंट्स वगैरह करनी होती है, तो ये सारे फीचर जो है हमें इसके अंदर मिलते हैं और हम इसके थ्रू जो है कामकाज कर सकते हैं। अच्छा, हमने जाना था कि ये जो भीम यूपीआई ऐप है उसको आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या एसबीआई योनो ऐप भी ऐसी कोई सुविधा देता है अपने यूजर्स को? जी बिल्कुल, देखिए अगर भीम यूपीआई तो देखिए अगर ऑफलाइन भी अगर होता है तो वो वर्किंग में करता है, लेकिन अभी एसबीआई योनो ऐप पे वर्किंग चल रहा है कि वो बिना इंटरनेट के जो है काम करे। अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन इसको बिना इंटरनेट के करते हैं तो वो एक मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रांजेक्शन हो जाता है, लेकिन वो होगा तभी जब वो इंटरनेट के रेंज में आएगा। जी,
तो आगे मैं बातचीत जारी रखूंगी, सवाल अभी बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी आप एक प्रॉपर डेमो देकर हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि इस SBI योनो ऐप से मनी ट्रांसफर किस तरह से किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आईडी इसमें क्रिएट हो जाती है। आईडी क्रिएट होने के बाद क्या हो जाता है कि आईडी क्रिएट होने के बाद इसमें ऑप्शन आता है कि आप अपने जो इसके अंदर जो बेनिफिशियरी हैं उनको आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो कि ऑनलाइन बैंकिंग अगर हम करते हैं तो अपने बेनिफिशियरीज जो हमारे ऐड होते हैं उसके अंदर हम जो है अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर अगर आप देखेंगे तो योनो ऐप के अंदर भी है। आप जो है अपने आपके जो बेनिफिशियरी हैं जो इसमें ऐड हैं, अगर कोई बेनिफिशियरी ऐड नहीं है तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। वो लगभग 8 से 12 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आप बेनिफिशियरी सिलेक्ट करके उसके अंदर जो आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है, मान लीजिए 10 से 15 हजार का आपको कोई भी एक अमाउंट जो आपको ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप उसके अंदर आप वो अमाउंट लिखें। अमाउंट करने के बाद आप उसे एक्शन में लें। एक्शन के बाद वो एक आपसे एमपिन मांगेगा। एमपिन जो है एक तरीके से आपका डिजिटलाइज सिग्नेचर होता है, जो उसके ऑथेंटिकेशन के बाद ही जो आपकी पेमेंट होती है। आप उस एमपिन को डालेंगे, उसके बाद जो है आपका ट्रांजैक्शन जो है हो जाएगा और आपको एक एसएमएस आएगा जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि आपने जो है XYZ एक पेमेंट जो है एक व्यक्ति को की है और इतनी अमाउंट की आपको की है। तो दैट मींस कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल डन हो गया है। आपने बात की साहिल जी कि जो लिमिट है, जैसे आपने बोला 15,000, तो सवाल यही है कि क्या कोई ऐसी लिमिट, जैसे कि जब हम ATMs पे जाते हैं तो ATM पे 5 बार यूज के बाद आपका एक चार्ज लगना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या इस तरह का कुछ है यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगना शुरू हो जाए या वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम डिजिटलाइज के वे में बात करें तो अभी फिलहाल SBI योनो ऐप पे कोई किसी तरीके के चार्जेस नहीं है। हालांकि लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो पर डे की एक लिमिट सेट की हुई है। जैसे अगर मान लीजिए कोई यूजर बेनिफिशियरी यूजर है, आप खुद से उसकी एक लिमिट जो है सेट कर सकते हैं कि उसको एक बार में 30,000 या 50,000 से ज्यादा की पेमेंट ना हो सके। और अगर ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करते हैं तो 1 लाख तक अभी तक कोई ट्रांजेक्शन चार्ज इसके ऊपर नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी अगर माइनर चार्जेस हैं तो वो 1 लाख के ऊपर ही कोई चार्ज होते हैं, तभी वो होते हैं। ने भी ऑनलाइन पेमेंट एप्स होते हैं, उनके अंदर एक वॉलेट भी होता है, तो ये जो वॉलेट है ये क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम थर्ड पार्टी पेमेंट्स ऐप की बात करते हैं वहां पे हमें एक वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देता है। वॉलेट का ऑप्शन जो है आपके बैंक से अलग होता है। ये एक ऐसा पैसा है जो बैंक के अंदर नहीं है आपका, ठीक है। तो वो जो ऐप थर्ड पार्टी ऐप है वो उसके पास पड़ा हुआ है एक तरीके से वो पैसा। तो जब भी जो वॉलेट है अगर उसके ऊपर आपको देखिए अगर कोई पैसा अगर आपके बैंक में होगा तो आपको उसके ऊपर सेविंग का एक ब्याज मिलेगा। वॉलेट के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। वॉलेट के अंदर पैसा मीन्स कि वो थर्ड पार्टी ऐप के पास पैसा है, तो वो थोड़ा सा अनसिक्योर भी रहता है। अगर आपके पास बैंक में आपके पास पैसा है तो RBI की और नजर रहती है उसके ऊपर, तो वो ध्यान देता है इस चीज को। और वॉलेट से अगर हम कोई पेमेंट्स भी वगैरह करते हैं तो उस पर हमें कोई कैशबैक या कुछ ऑफर्स हमें नहीं मिलते हैं। पहले ये हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई भी ऑफर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम वॉलेट में पैसा रखते हैं वो ज्यादा उतना सेफ नहीं है इन कंपैरिजन टू जो हमारा बैंक में पैसा रहता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बैंक में अगर पैसा रहता है, अगर कोई भी चीज अगर मान लीजिए उस पर रेगुलेशन अगर हमारे है, जैसे RBI जो है नजर रखता है, तो कोई भी अगर बैंक से कुछ मिस ट्रांजेक्शन होता है या कोई भी आपके पैसे से लेके कोई भी लेन देन में कुछ भी मिस ट्रांजेक्शन होंगे तो RBI उस पर नजर रखता है और बैंक के ऊपर पेनल्टी भी लगाता है। लेकिन अगर मान लीजिए वॉलेट में अगर ऐसी कोई चीज होती है तो वॉलेट जो है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो कल को अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो आपको उस थर्ड पार्टी ऐप के ही कस्टमर केयर से बात करके उसको रिजोल्व करना होगा। तो जब हम वॉलेट यूज करते हैं, कोई भी यूजर जब वॉलेट यूज करता है तो क्या ये जरूरी है कि वो उसके लिए भी KYC कराए अपना? जी बिल्कुल, देखिए थर्ड पार्टी जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपना KYC कराते हैं। KYC कराने का जो नॉर्म्स है वो सेम ही है जैसे जो बैंक अकाउंट खोलने के लिए रहता है, जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो जो वॉलेट के लिए भी जो KYC है वो सेम ही है कि वो पैन कार्ड और आधार कार्ड उसमें अपना इनपुट करे और उसके बाद उसकी KYC होती है, तभी उसका अकाउंट थर्ड पार्टी ऐप में ओपन हो पाता है। साहिल जी, हमने कई बार देखा है जितने भी ये ऑनलाइन पेमेंट एप्स होते हैं वो कई बार खुलने में बड़ी दिक्कत करते हैं, तो क्या रीजन है इनके पीछे, आखिर क्यों ऐसा होता है? देखिए क्या होता है कि अगर खुलने में जो प्रॉब्लम आती है उसके पीछे मेजर रीजन कई हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी एक इशू हो सकता है। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं होती है, तो करके भी जो है आपका जो मोबाइल ऐप जो है बहुत स्लो खुलता है। और कई बार क्या होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस या नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होने के कारण सर्वर पे काफी लोड हो जाता है, जिसके कारण सर्वर कई बार क्रैश हो जाता है या साइलेंट मोड पे चला जाता है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं भी हैंग हो जाता है। तब जो है हमें थोड़ी सी उसमें ट्रांजेक्शंस में टाइम लगता
सकता है, उस समय में ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके ट्रांजैक्शंस के बारे में उस समय पता ना लगे, 2 मिनट या 5 मिनट के बाद पता लगे। तो ये जो इश्यूज आते हैं, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी और सर्वर इश्यूज के कारण आते हैं, और 100 में से हो सकता है कि ऐसे 15 केस आपको देखने को मिल सकते हैं। आईपीओ क्या है, एक बार हम आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आईपीओ क्या होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है जो कंपनीज द्वारा लाया जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये कैपिटल जनरेट करने का एक जरिया है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है मार्केट से पैसा उठाती हैं। इसके लिए क्या करते हैं वो कि जो हमारे सेबी रजिस्टर्ड जो मेंबर होते हैं, आपके जो एक्सचेंज है जैसे एनएससी बीएससी है, वहां पे जाते हैं और उनका एक केवाईसी फॉर्म नॉर्म्स हैं उसको वो फॉलो करते हैं। उसके बाद वो आईपीओ के लिए जो है आप वहां पे आवेदन डालते हैं कि हमें आईपीओ मार्केट के अंदर लाना है। एनएससी बीएससी जो है उनके आवेदन को स्वीकृत करके जो है पीछे सेबी को भेजते हैं। सेबी के थ्रू अप्रूवल आने के बाद वो जो है मार्केट में अपना जो है आईपीओ लेकर आते हैं। उसके थ्रू वो क्या करते हैं, कैपिटल जनरेट करते हैं, और जिस बिजनेस के लिए उन्होंने वो कैपिटल लिया है मार्केट से, उस पे वो काम शुरू करते हैं। मतलब जो आईपीओ का ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से जुड़ा ऑप्शन है। इसकी बात हम आगे विस्तार से करेंगे अपने अर्थनीति जो सेगमेंट सेकंड हमारा होता है उसमें। तो आज हमने तमाम जानकारी हासिल की है एसबीआई योनो ऐप के बारे में। इससे पहले हम आपको भीम यूपीआई ऐप के बारे में भी बता चुके हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आती है तो आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। ना हम सिर्फ आपके सवाल को अपने शो में शामिल करेंगे बल्कि उनके जवाब भी अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। तो वक्त हो चुका है अपने दूसरे सेगमेंट को शुरू करने का, जिसका नाम है अर्थनीति। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो चले शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट अर्थनीति। इस सेगमेंट में हम जानकारी दे रहे हैं कमोडिटी ट्रेडिंग की। तो करते हैं रुख एक और बार अपने एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। तो आप तैयार हैं साहिल जी हमारे दर्शकों को ट्रेडिंग के बारे में बताने के लिए? जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कमोडिटी ट्रेडिंग की। तो सबसे पहले आपसे साहिल जी यही कि सबसे पहले एक सम अप आप बता दें हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने आज ही से डिजिटल किसान को देखना शुरू किया है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कोमोडिटी की बात करते हैं तो कोमोडिटी मार्केट के अंदर जैसे अगर हमें ट्रेडिंग करना होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं एनसीडेक्स और एमसीएक्स है, वहाँ पे जाके हमें डीमेट अकाउंट अपना ओपन करना होता है। उसके थ्रू जो है वहाँ पे जो है ऑनलाइन वायदा बाजार के अंदर जो है किसान जो है अपना डिजिटल तरीके से जो है भेज सकते हैं। जी, तो जैसे कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर मसाले, अनाज और सोना चांदी सभी कुछ शामिल है, तो इसके लिए क्या अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है? ये सारी चीजें एक ही कैटेगरी में आती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो इनके लिए सभी के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है। जैसे मसाला है वो मसाले के अंदर ही आते हैं, मसाले की कैटेगरीज के अंदर ही आते हैं सारे मसाले आपके। इसके अलावा जैसे बुलियन मार्केट है तो बुलियन मार्केट के अंदर आपका सोना चांदी उसके अंदर आ जाता है। एनर्जी के अंदर आपका क्रूड ऑयल और आपका नेचुरल गैस आ जाते हैं। बेस मेटल के अंदर आपका कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम आते हैं। तो ये इस तरीके से सब अलग अलग कैटेगरीज है। लेकिन अगर हम वहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ उसका पर्टिकुलर कमोडिटी का नाम डालना रहता है। वहाँ पे ऐसे कैटेगरी करके अलग से डिफाइन नहीं होता। ये जो डेफिनेशन है ये आपको ऑन बोर्ड मिलेगी या आपको कहीं पे अगर आप प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कैटेगरीज करे हुए मिलेंगे। जी, तो क्या इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेम रहते हैं या थोड़े अलग हैं? कि अगर आप सराफा बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ अलग है, मसालों में करते हैं तो कुछ अलग है, ऐसा कुछ है क्या साहिल जी?
हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर आप इनमें कारोबार करने जाएंगे तो आपको जो है इनके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा आपको जो है डिफरेंशिएट मिलेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए आप सोना चांदी के अंदर अगर आप कारोबार करते हैं तो उनका लोड साइज जो है सभी का अलग अलग होगा। गोल्ड का अलग है, सिल्वर का लोड साइज बिल्कुल अलग मिलेगा आपको। इनकी एक्सपायरी डेट भी अगर वायदा की है वो आपको अलग ही देखने को मिलेगी। उस लोड साइज के हिसाब से इनके मार्जिन के अंदर भी जो है आपको डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा। सेम चीज़ अगर आप आपका बेस मेटल में जाते हैं, गोल्ड या आपका जिंक के अंदर, कॉपर के अंदर, तो सभी के जो लोड साइजेस के जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस जो है इनका रहता है। सराफा बाजार ज्यादा वो रहता है कि मतलब सुविधाजनक है, उसमें पैसा लगाना ज्यादा रिस्क वाला काम नहीं है, या ये अनाज या हम मसालों में जब इन्वेस्ट करते हैं वो ज्यादा रहता है? जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि रिस्क वाला काम नहीं है। देखिए, अगर ट्रेडिंग कहीं पे भी होगी तो वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। तो यही है कि किसान को अपनी समझ के साथ, सूझबूझ के साथ ही काम करना चाहिए, अपने रिस्क को समझकर काम करना चाहिए। चाहे वो वायदा में कर रहे हैं या हाजिर बाजार में कर रहे हैं, रिस्क दोनों जगह ही बराबर रहता है। तो अगर हम बुनियादी फर्क की बात करते हैं तो जो शेयर मार्केट बाजार है, जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग है और जो हमारी कमोडिटी ट्रेडिंग है, दोनों में क्या कुछ फर्क है? जी देखिए, अगर हम कमोडिटी और शेयर बाजार की अगर हम बात करते हैं तो इनमें काफी ज्यादा डिफरेंशिएट हमें देखने को मिलता है। शेयर बाजार के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहां पे जो कंपनियां हैं, कंपनियां पहले आईपीओ के थ्रू फंड इकट्ठा करती हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे जो है उनके शेयर्स के जो प्राइस है ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन अगर हम कमोडिटी बाजार की बात करते हैं तो कमोडिटी जो बाजार है वो हमारी एक अर्थव्यवस्था के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर बाजार के अंदर उसकी कोई डिमांड आती है या कोई भी अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पास आउट होती है तो उसके थ्रू क्या होता है कि उसके भावों में हमें एकदम से जो है तेजी या मंदी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो आपको तेजी या मंदी देखने को मिल रही है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट डिमांड से है। लेकिन वहां पे अगर शेयर बाजार की हम बात करते हैं तो वहां पे जो तेजी और मंदी आती है वो कंपनियों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप शेयर बाजार को देखते हैं तो वो सिर्फ भारत तक ही सीमित है। अगर भारत के शेयर है जो एनएससी के अंदर है जैसे लिस्टेड है तो उनका कारोबार वहीं तक सीमित हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप कमोडिटीज की बात करते हैं तो कमोडिटीज का जो बाजार है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार तक में सीमित है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अगर कोई बाजार में भावों में उठापटक होगी तो उसका असर हमें घरेलू बाजार में भी हमें उसके कमोडिटीज के ऊपर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो जो कमोडिटी है वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट को कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। तो अच्छा, जब हम ब्रोकर की बात करते हैं तो ब्रोकर जब हम चुनते हैं तो उस वक्त हमें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, अगर हम ब्रोकर की बात करते हैं तो ब्रोकर जो है आज की डेट में अगर हमें कोई ब्रोकर अगर हमें सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले तो वो ऑथोराइज्ड मेंबर होना चाहिए। जैसे ऑथोराइज्ड मेंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसके अंदर जैसे हमारे पास मेन एक्सचेंज आते हैं जैसे एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स और एनसीडेक्स, ये आपके प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। और ये आगे क्या करते हैं, टिकट्स देते हैं जो जिन्हें मेंबर या ब्रोकर्स बोलते हैं। लेकिन वो मेंबर या ब्रोकर ऑथोराइज्ड होना चाहिए। ऑथोराइज्ड ब्रोकर के साथ ही हमें ट्रेड करना चाहिए। उसका एक मेंबरशिप नंबर होता है, एक आईडी होती है उसके पास। तो कभी भी अगर हम किसी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो हमें ये जांच लेना चाहिए कि ये ब्रोकर सही है, ये आईडी बिल्कुल सही दे रहा है ना। इसके अलावा एक क्लियरिंग मेंबर भी होता है। क्लियरिंग मेंबर जो होता है जो हमारे सौदे किए हुए होते हैं उनको वो क्लियर करता है। कई बार ब्रोकर्स क्या करते हैं कि वो आईडी तो उनके पास होती है लेकिन क्लियरिंग मेंबरशिप नहीं होती है। अगर क्लियरिंग मेंबरशिप वो दूसरे के साथ टाई अप करके करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका खर्चा बढ़ेगा क्योंकि बीच में जो क्लियरिंग मेंबर होगा वो अपना खर्चा लेगा। तो ऐसे ब्रोकर के साथ ही काम करना चाहिए जो डायरेक्ट मेंबर भी हो और क्लियरिंग मेंबर भी हो। उससे क्या होगा, एक आपका खर्चा भी कम रहेगा और ऑथेंटिसिटी रहेगी कि कभी भी आपके साथ कोई किसी भी तरीके की गड़बड़ होती है तो ऊपर में जो सेबी है, जो रेगुलेटर है एक्सचेंज का, जो हमारी गवर्नमेंट का, वो क्या करेगा, उस पर तुरंत एक्शन लेगा और आपको जो है जो भी आपका नुकसान होगा उसका वो भुगतान करवाएगा। तो हम बात कर रहे थे कमोडिटी ट्रेडिंग की सर। तो जब हम कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें अगर टैक्स की हम बात करें तो उसका क्या कुछ प्रावधान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो जो आपके जो टैक्सेस है इसके अंदर जो है कैपिटल गेन टैक्स लगता है वायदा बाजार के अंदर। ये जो होते हैं आपके शॉर्ट टर्म के अंदर आते हैं। तो जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म जो टैक्सेस हैं अगर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से देखते हैं तो उन पे 15% का जो है टैक्स लगता है। इसके अलावा अगर आपका कोई लॉस होता है तो आप उसको लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। उस लॉस को सेट ऑफ करने का जो टाइम होता है वो 7 ईयर का होता है। तो प्रॉफिट अगर आपका रहेगा तो उस पर 15% का टैक्स लगेगा, आपका डायरेक्ट टैक्स लगेगा उसके अंदर पूरा। और अगर आपका कोई लॉसेज है तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं 7 ईयर तक के लिए। जी,
तो इस पे कुछ रिबेट या कुछ ऐसा कुछ प्रावधान है? जी, अगर वायदा कारोबार की अगर हम बात करते हैं तो वायदा के अंदर कहीं कोई रिबेट नहीं मिलती है। हालांकि फिर भी इंडिविजुअल के लिए ये रहता है कि 1 लाख तक की अगर उसकी जो अदर इनकम, जैसे अगर मान लीजिए 2.5 लाख का प्रावधान है तो 1 लाख तक की इनकम को वो एक एज अ रिबेट उसके अंदर काउंट करवा सकता है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो 15% टैक्स तो उसे कैपिटल गेन के तौर पर देना ही होगा। बिल्कुल। तो आज हमने बात की कमोडिटी ट्रेडिंग की, आगे भी हम आपको ट्रेडिंग के बारे में तमाम जानकारी देते रहेंगे। साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल लेंगे एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद रुक करेंगे अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट का, जिसमें जानकारी देंगे किसी एक ऐसी सरकारी योजना की जिसको जानना आपके लिए न सिर्फ जरूरी है बल्कि लाभकारी भी है। तो कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। तो हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी सेगमेंट में, जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। आज की योजना है एक जिला एक उत्पाद, जिसको शॉर्ट में ODOP के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं क्या है योजना और कैसे उठा सकते हैं आप इसका लाभ। भारत गांव का देश है। गांव की अर्थव्यवस्था खेती और उससे जुड़े व्यवसायों पर टिकी है। अलग अलग जलवायु की वजह से हमारे देश में हजारों तरह की फसलें उगाई जा रही हैं, बल्कि बहुत सारी फसलें तो किसी स्थान विशेष के नाम से जानी जाती हैं। मिसाल के तौर पर मलिहाबादी आम और प्रयागराज का अमरूद। इसी तरह मुजफ्फरनगर का गुड़ और आगरा का पेठा भी काफी मशहूर है। ये ऐसे उत्पाद हैं जो इन इलाकों में रहने वाले लोगों की कमाई का जरिया बन रहे हैं। अभी तक स्थानीय लोग अपने स्तर पर इस तरह की फसलें या उत्पाद तैयार करके बेच रहे थे। लोग किसी स्थान विशेष के नाम से मशहूर उत्पादों का खरीदना पसंद भी करते हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों का आर्थिक जीवन काफी हद तक इन्हीं उत्पादों के इर्द गिर्द घूमता है। सरकार को इसमें कारोबार की बड़ी संभावना नजर आ रही है, इसलिए उसने स्थानीय पहचान वाले उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की योजना बनाई। नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना। इसे शॉर्ट में ODOP भी कहा जाता है। सरकार ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों के लिए खाद्य उत्पादों की पहचान कर ली है और अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। सरकार इस योजना के तहत हर जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित कर रही है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और ग्रामीण उद्यमिता का विकास होगा। इस तरह ये योजना आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में असरदार भूमिका निभा सकती है। वाणिज्य विभाग के अलावा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की इस योजना में बड़ी भूमिका है। वाणिज्य विभाग ही राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रोत्साहित कर रहा है। ये ऐसी योजना है जो स्थानीय उत्पादों के निर्यात में आ रही अड़चनों को दूर करती है और स्थानीय निर्यातकों के साथ साथ उत्पादकों की मदद करती है, ताकि जिले में उत्पाद विशेष के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। किसी भी जिले की पहचान बन चुके उत्पाद का निर्यात तभी संभव है जब विदेशों में उसके खरीदार हों। देश के बाहर खरीदार तलाशने का जिम्मा भी वाणिज्य विभाग का है। ये योजना कृषि उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मांसाहार, शहद और दुग्ध से बने उत्पाद भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर कोई जिला अचार, भुजिया, चटनी, गुड़, बेकरी, तिल और दालों से बने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए जाना जाता है तो सरकार उसे भी प्रोत्साहित करेगी। जरूरी नहीं कि किसी जिले के सिर्फ एक ही उत्पाद को प्रोत्साहन मिले, बल्कि एक फसल कई जिलों की पहचान बन सकती है और एक जिले की पहचान कई फसलें भी हो सकती हैं।
दरअसल ये योजना क्लस्टर बनाकर लागू की जा रही है और एक क्लस्टर में एक से अधिक उत्पाद भी हो सकते हैं और एक उत्पाद एक से ज्यादा क्लस्टरों में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आलू फर्रुखाबाद और कन्नौज की भी पहचान है और फिरोजाबाद की भी। इसी तरह पेठा आगरे की पहचान है, लेकिन एक जिला एक उत्पाद योजना में हापुड़ को भी पेठे के तहत कवर किया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज दी गई तमाम जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि देश का हर एक नागरिक डिजिटल साक्षर बने। हमारे किसान सिर्फ किसान नहीं बल्कि स्मार्ट और डिजिटल किसान बने। अगर आप प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात नई जानकारियों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।